ये बात है 305 के आसपास की। कब की बात है ये? 305 के आसपास की बात है। अब आप ऐसे समझिए कि 322 में राजा बने थे, 322 से 312 10 साल, 6 साल और पीछे आ जाओ, लगभग 16-17 सालों के बाद जब मगध की गद्दी में कौन बैठे हुए हैं? चंद्रगुप्त मौर्य बैठे हुए हैं। तो यहां पंजाब क्षेत्र में जो यूनानियों का शासन था, उसमें हमने लास्ट क्लास में एक नाम पढ़ा होगा, सेल्यूकस निकेटर का नाम। सेल्यूकस निकेटर जो कि सिकंदर के क्या थे? सेनापति थे। उन्होंने किसके ऊपर हमला किया? चंद्रगुप्त मौर्य के ऊपर। हालांकि बेचारे थोड़े कंफ्यूजन में उन्होंने हमला कर दिया। कंफ्यूजन ये थी कि भाई उनके दिमाग में यही चल रहा था कि जब सिकंदर नंद वंश पे हमला करने जा रहे थे तो उस समय राजा कौन थे? घनानंद। घनानंद के बारे में बहुत पॉजिटिव बातें नहीं आती थी और उसी फिराक में उन्होंने हमला कर दिया यहाँ। और यहाँ राजा कौन थे उस समय? चंद्रगुप्त मौर्य। तो कहानी एकदम उलट पुलट हो गई। नोट करके लिखो यहां से। 305 305 बीसी में, 305 बीसी में चंद्रगुप्त मौर्य का सामना सेल्यूकस निकेटर से हुआ। 305 बीसी में, 305 याद रखिएगा। यहां सेल्यूकस निकेटर, इनका सामना किससे हुआ? चंद्रगुप्त मौर्य से। बताइए, ये ईरानी या यूनानी? यूनानी। किसका सेनापति था ये? सिकंदर का सेनापति। और इसके साथ मुकाबला जिस व्यक्ति का हो रहा है वो किसके द्वारा ट्रेंड किया गया है? चाणक्य के द्वारा। अब जरा सोच के देखो, जब उसने छोटी सी सेना के साथ नंद वंश पे जीत हासिल कर ली, अब तो वो मगध का राजा है। और अब मगध का राजा मतलब मगध की सारी सेना किसके पास है? चंद्रगुप्त मौर्य के पास। तो पहले से ही मैच का परिणाम तय है कि भाई ये परिणाम किधर की ओर जा रहा है, इधर की ओर। और हुआ भी वही। सेल्यूकस निकेटर के साथ जो इनका युद्ध हुआ उसमें जीत किसकी हुई? चंद्रगुप्त मौर्य की जीत हुई। अब जरा सोचो, इतिहास में ये बड़े प्राउड से कहा जाता है कि आज वर्तमान समय में जो बिहार के लोग हैं या बिहार से जो लगा हुआ उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्र है, वहां के लोग बड़ी हीन भावना से ग्रसित हैं। वहां के लोग जब कभी बाहर जाते हैं भारत के किसी भी क्षेत्र में, अलग अलग लोगों ने इस बात को प्रमाण किया भी है कि जब वो कहीं बाहर जाते हैं बिहार से निकल के, तो बड़ी हीन भावना से ग्रसित होते हैं। हीन भावना से ग्रसित होने का मतलब यह है कि बहुत ज्यादा उनके पास पॉजिटिविटी नहीं होती है। लेकिन अगर अपने वो इतिहास को देखें, इतिहास के पन्नों को पलटाएं, तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जहां से वो खुद को मोटिवेट कर सकते हैं। फिर चाहे उसमें जैन धर्म हो या बौद्ध धर्म हो। जैन बौद्ध धर्म के अलावा अगर आप गुरु नानक जी का नाम जानते हैं, बहुत सारे आपको ऐसे नाम मिलेंगे जो वहां की पृष्ठभूमि से मिलेंगे। और सर, ये बिहार वही क्षेत्र है जहां के लोगों ने यूनानी साम्राज्य के तत्कालीन उस समय जो व्यक्ति सेल्यूकस निकेटर थे उनको भी युद्ध में क्या किया था? हराया। और ये यूनानी साम्राज्य वो साम्राज्य है जिसका पूरा का पूरा साम्राज्य ईरान की सीमा तक भी था। तो कई बार ऐसा होता है जब अपने इतिहास को हम जानने की कोशिश करते हैं ना, पुराने इतिहास को हम समझते हैं, तो हमें अंदर से बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है। तो आप ऐसे समझो ना कि कोई आपको बता दे कि तुम्हारे दादाजी आपके क्षेत्र के राजा थे, अलग फीलिंग आती, क्या बात कर रहे हो? मतलब अपने अंदर भूखे नंगों का जीन नहीं है, मतलब राजाओं के जीन मौजूद है अपने अंदर। तो कई बार ऐसा होता है ना कि मतलब कोई अपनी कहानियां बताए, अपने पास की कहानियां बताए, तो थोड़ा इंसान वैसे ही मोटिवेट हो जाता है। ये कहानी बिल्कुल वैसी ही। तो यहाँ युद्ध में किसको हराया गया भाई? सेल्यूकस निकेटर को। नोट करके लिखो। सेल्यूकस निकेटर को पराजित करने के बाद, हराने के बाद, चंद्रगुप्त मौर्य ने इनकी पुत्री, फिर ये दिमाग बिल्कुल मत चलाना कि सर सारे युद्धों में हराने के बाद बेटियों शादी कर लेता है, ये क्या सीन है? तो सीन बस कुछ नहीं है, वो संधि के तहत ये सारी बातें हो रही हैं। सेल्यूकस निकेटर को युद्ध में हराने के बाद इनकी पुत्री, क्या नाम था बोलो? कार्नोलिया। इनका एक नाम और है हेलेना, लेकिन हेलेना नाम थोड़ा कम मिलता है देखने के लिए। क्या नाम लिखना है? कार्नोलिया। ये नाम लिख के स्टार लगा लेना। सेल्यूकस निकेटर की पुत्री कार्नोलिया, इनका एक नाम और चाहे तो लिख सकते हैं, क्या? हेलेना। इनसे इन्होंने क्या कर लिया? विवाह कर लिया। बताइए,
कौन से नंबर की पत्नी हुई भाई ये इनकी? दूसरी। तो पहली वाली का तो पेट काट डाला गया, है ना, खतरनाक हो गई वो तो। लेकिन अब क्या किया जाए? तो दूसरी पत्नी है कार्नोलिया, इनसे इनका क्या हुआ? विवाह हुआ। इतिहास बताता है कि भाई कार्नोलिया से इन्होंने क्या करी? शादी करी। और सेल्यूकस निकेटर ने संधि के तहत 4 क्षेत्र दिए। अब थोड़ा बुद्धि लगाओ, 4 क्षेत्र का हिसाब किताब क्या था। मैं जब आपको अलेक्जेंडर के बारे में पढ़ा रहा था, सिकंदर के बारे में, तो मैंने आपको क्लियर किया था कि ईरानी साम्राज्य की सीमा यहां तक थी। कुछ याद आ रहा है? नॉर्थ वेस्ट वाला जो एरिया था भारत का, उसको ईरानी साम्राज्य के राजा डेरियस फर्स्ट, याद आया, उन्होंने जीतकर ईरानी साम्राज्य का कौन सा प्रांत बना लिया था? 20वां प्रांत बना लिया था। और उसी क्षेत्र में आगे जाके किसका शासन हुआ था? अलेक्जेंडर का शासन। हाँ या ना? मतलब वो कुल मिला के उनके क्षेत्र थे। और उन्हीं में से 4 क्षेत्र सेल्यूकस निकेटर ने किसको दे दिए? चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिए। और कई बार हमें पढ़ने को ही मिलता है कि दहेज में मिले। ये कोई वैवाहिक संबंध थोड़ी ना हो रहा है कि एक आदमी रिश्ता लेके गया, दूसरा फिर मुंह देखने आया, फिर तीसरा दहेज की बात हुई, चौथा ये ऐसा कुछ भी नहीं है। ये संधि कहते हैं जीते गए जो क्षेत्र हैं वो किसको मिल रहे हैं? यहां से चंद्रगुप्त मौर्य को मिल रहे हैं। तो वो जो 4 क्षेत्र जो मिले चंद्रगुप्त मौर्य को, वो कौन कौन से थे? नाम लिख के लिखो इसका। संधि के तहत जो 4 क्षेत्र मिले उसमें सबसे पहले लिखो काबुल। 4 क्षेत्रों के नाम याद रखिएगा। पहले नंबर में कौन सा? काबुल। दूसरे नंबर में कंधार या गांधार। तीसरे नंबर में हेरात। और चौथे नंबर में, फोर्थ में, बलूचिस्तान। चौथे नंबर में कौन सा लिखना है? बलूचिस्तान। काबुल, कंधार, हेरात और कौन सा? बलूचिस्तान। और कई बार इतिहासकार, बड़े इतिहासकार ये बताते भी कि आज का पूरा अफगानिस्तान और आज का पूरा पाकिस्तान, पूरा पाकिस्तान पूरा अफगानिस्तान नहीं है, ये वो क्षेत्र है जो डेरियस फर्स्ट के द्वारा जीता गया था। और संधि के तहत किसको दे दिया गया? ये चंद्रगुप्त मौर्य को मिला। तो बताइए ये काबुल कंधार नामक जगह कहां है? काबुल किसकी राजधानी है? अफगानिस्तान की है ना भाइयों। तो काबुल और कंधार नामक जगह आज वर्तमान में कहां है? अफगानिस्तान में। और अगर बलूचिस्तान की बात की जाए तो आप लोगों ने पढ़ा होगा ज्योग्राफी में कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्टेट है। आज वर्तमान में बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्टेट है। बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारा राजस्थान, राजस्थान क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य मानते हैं ना, वैसे ही बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा राज्य माना जाता है। तो ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान आज वर्तमान के कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो किसको मिल गए? चंद्रगुप्त मौर्य को। तो याद रखिएगा, जब भी हम मोबाइल में सर्च करते हैं ना अखंड भारत, तो कहते हैं अखंड भारत जब हम सर्च करते हैं तो स्टोरी पाकिस्तान और कहां तक की आती है? अफगानिस्तान तक की आती है। अखंड भारत का जो पहला राजा हुआ भारत में, उसका नाम क्या था? चंद्रगुप्त मौर्य। इसीलिए कई बार हम कह देते हैं कि जिस इतिहास की बात हम करते हैं, अखंड भारत की जब हम बात करते हैं, तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत जैसे पूरे क्षेत्रों में जो पहली बार भारतीय शासक नियुक्त हुआ या जिसने उस पर शासन किया, उसका नाम क्या था? चंद्रगुप्त मौर्य। क्लियर है यहां तक सभी को? तो ये 4 क्षेत्र किसको मिल गए? ये चंद्रगुप्त मौर्य को मिले। नोट करके लिखो। यूनानी इतिहासकारों ने, यूनानी इतिहासकारों ने इन चारों क्षेत्रों के लिए अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया है। ये बिल्कुल कहानी वैसी ही है, ध्यान रखिएगा। जैसे झेलम नदी के युद्ध को क्या लिखा गया था? हाइड स्पीसीज का युद्ध। याद आ रहा है? झेलम नदी के युद्ध को हमने हाइड स्पीसीज का युद्ध लिखा था कि नहीं लिखा था? अब बताओ, क्या झेलम नदी को हाइड स्पीसीज नदी कहा जाता है? लेकिन यूनानी इतिहासकारों ने उसे क्या लिखा है? हाइड स्पीसीज लिखा है। ऐसे ही यूनानी इतिहासकारों ने इन 4 क्षेत्रों के लिए भी अलग अलग नाम दिए हैं। जैसे पहला लिखो, फर्स्ट पहला लिखो काबुल। काबुल के लिए पेरी पेनी सडाई, नाम थोड़ा अजीब गरीब है। पहले लिखो पेरी, पेरी, फिर लिखो पेनी, पेरी पेनी, पेरी पेनी सडाई, पेरी पेनी सडाई। ये किसके लिए वर्ड यूज किया इन्होंने? काबुल के लिए। कांधार के लिए लिखो। कांधार के लिए जो शब्द यूज किया है उसका नाम है अराकोशिया। अराकोसिया। क्या नाम लिखेंगे? अराकोसिया।
अराकोसिया किसके लिए? काबुल कांधार के लिए लिखो, मतलब काबुल कांधार के बाद कौन सा? हेरात, हेरात के लिए लिखिए। हेरात के लिए शब्द यूज हुआ है एरिया, एरिया क्षेत्रफल, एरिया। और आखिरी में कौन सा बचा? इसके लिए वर्ड यूज किया गया है जेड्रोसिया, जेड्रोसिया। नाम याद हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो इसको क्रम से कैसे याद करते हैं, इधर। बलूच के लिए कौन सा वर्ड यूज किया गया है? जेड्रोसिया। अच्छा एक बात बताओ, जेड्रोसिया जैसा एक शब्द है ना अराकोसिया, हाँ ये ना, अराकोसिया किसके लिए यूज किया गया है? कांधार के लिए, अराकोसिया, ठीक। और एक शब्द हैरात के लिए कौन सा शब्द यूज हुआ है? एरिया। वैसे ढंग से देखा जाए तो इसमें तीन शब्द ऐसे हैं जो बड़े बेसिक्स हैं, जेड्रोसिया, अराकोसिया, एरिया। बस इसका याद रखिएगा। पेरी, पेनी, सडाई, ये किसके लिए यूज किया गया है? काबुल के लिए। पता नहीं क्वेश्चन गलत कहां होता है। देखो अगर हिंदी शब्द आपको दिए जाए कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को हराने के बाद, या सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य से हारने के बाद इन क्षेत्रों को चंद्रगुप्त मौर्य को दिया, और उसमें मान लो काबुल कंधार हैरात लिखा हो, तो गलती बिल्कुल नहीं होगी हमसे। लेकिन उन्हीं शब्दों की जगह में अगर इन शब्दों का प्रयोग किया गया, फिर कहीं ना कहीं कंफ्यूजन क्रिएट होती है। और पता चला कि 4 हिंदी के शब्द लिख दिए गए और 4 ये यूनानी इतिहासकारों के शब्द लिख दिए गए, और इनको लिंक करने के लिए दिया गया कि किसके लिए कौन सा शहर प्रयुक्त किया गया है। तो एक बार वर्ड यूज करें, ऐसा शब्द जो लेने में, जो बोलने में कठिनाई हो, वो किसके लिए यूज हुआ है? काबुल के लिए। किसके लिए यूज हुआ है? काबुल के लिए। पेरी, पेनी, सडाई, दो शब्द ऐसे हैं जो एक जैसे लगते हैं, एक अराकोशिया और एक जेड्रोशिया। जेड्रोसिया किसके लिए यूज हुआ है? बलूचिस्तान के लिए। और अराकोसिया किसके लिए यूज हुआ है? कंधार के लिए। हैरात के लिए क्या यूज हुआ है? एरिया शब्द यूज हुआ है। ऐसे 3-4 बार अगर हम ये बोलेंगे तो बड़े आसानी से हम इसे बता सकते हैं। तो एक बार सभी बताएंगे बिना नोट्स देखे, बताओ कितने क्षेत्र दिए गए चंद्रगुप्त मौर्य को? 4। कौन कौन से? पहले हिंदी बोलो इनके। काबुल, कंधार, हैरात और मुकरान का क्षेत्र, मतलब बलूचिस्तान वाला क्षेत्र इनको दिया गया। इन चारों क्षेत्रों में बताइए एरिया किसके लिए वर्ड यूज किया गया है? हैरात के लिए। अराकोसिया किसके लिए यूज किया गया है? कांधार या गांधार के लिए। और जेड्रोसिया किसके लिए यूज किया गया है? बलूचिस्तान के लिए। और पेरी, पेनी, सडाई किसके लिए यूज हुआ है? ये हुआ है काबुल के लिए। क्लियर? तो ये तो बात हुई कि ये 4 क्षेत्र मिले। अगर ये 4 क्षेत्र मिले और साथ में हमने वो देवी जी का भी नाम लिखा था, क्या थी वो? कार्नोलिया या हेलेना, इनका विवाह भी किसके साथ हो गया? चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। अब एक बात बताओ, सोचने वाली बात, सेल्यूकस निकेटर का संबंध कहां से है? यूनान से, ठीक। चंद्रगुप्त मौर्य कहां से है? भारत से है। मतलब पाटलिपुत्र मगध के राजा हैं, मतलब नॉर्थ इंडिया से हैं। हिंदी आती है या हिंदी से जुड़ी हुई कोई भाषा आती? और कार्नोलिया मैडम जो है उनसे दूर दूर तक कहीं हिंदी का कोई संबंध नहीं। ऐसा कहते हैं कि जो इनके पिताजी थे सेल्यूकस निकेटर, उन्होंने दहेज में एक व्यक्ति को भी भेजा जिसका नाम था मेगस्थनीज। क्या नाम था? मेगस्थनीज। आज भी आप लोग देखेंगे शादी वादी में जब नई दुल्हन ससुराल जाती है तो साथ में दुल्हन के साथ कोई एक बालिका, बालक, उसको कुछ बोला जाता है, जो कुछ दिनों तक जाता है उनके साथ रहता। अब उसका रीजन ये है कि भाई नई दुल्हन अगर ससुराल गई है तो सबसे बात नहीं कर पाएगी, सबसे बोल नहीं पाएगी। तो वो जो बालक या बालिका उसके साथ जाता है, वो एमआरएनए का काम करता है, मैसेंजर आरएनए का काम करता है। कि भाई अगर उसको कुछ चाहिए तो बालक या बालिका के, क्योंकि उसके घर का ही है वो, उसको दौड़ा देती है कि जा जिया जी से बोल कि फुल्की खाना है, ठीक है ना, ऐसा कुछ। तो आप ऐसे समझ लीजिए कम्युनिकेशन के लिए, या कम्युनिकेट एरर ना हो उसके लिए किसको भेजा गया? मेगस्थनीज को। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि जैसे दशरथ की जो पत्नी थी कैकई, उनके साथ मंथरा दहेज में आई थी, हाँ या ना? ये मेल मंथरा है जो किसके साथ आए हैं दहेज में? कार्नोलिया के साथ आए हैं।
और पिता की टेंशन तो हमेशा बच्ची को लेकर बनी रहती है कि भाई अभी युद्ध में हारे हैं, पता नहीं वहां कैसे कैसे रखेगा ले जाके। तो जो कुछ देखना वो लिखते जाना, बीच बीच में सूचना भी देते जाना। तो कहते हैं कि मेगास्थनीज साहब जब गए इनके दरबार में, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, पहले यूनानी राजदूत माने जाते हैं जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में गए, उन्होंने वहां जो कुछ भी देखा, महल के बारे में, सेना के बारे में, जो कुछ भी उनके सामने उन्होंने देखा, उन सारी चीजों को उन्होंने जिस जगह पर लिखा, उसी का कंसोलिडेशन आज जो हम पढ़ते हैं वो इंडिका के रूप में पढ़ते हैं। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि सेल्यूकस निकेटर के साथ अगर इनका युद्ध नहीं हुआ होता तो शायद मेगास्थनीज साहब इनके दरबार में नहीं जाते, और जो आज हमारे पास वो साहित्यिक स्रोत है, खासकर इंडिका वाला साहित्यिक स्रोत, वो शायद हमें नहीं मिलता। एक नोट लगाइए, लिखिए यहां से, लिखिए सेल्यूकस निकेटर ने मेगास्थनीज को, ये नाम लिखकर दो स्टार लगा लीजिएगा इसमें, सेल्यूकस निकेटर ने मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत के तौर पर, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत के तौर पर भेजा। राजदूत का मतलब एज एम्बेसडर। राजदूत के दरबार में, राजदूत के तौर पर किसके दरबार में आए थे? ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए। और बताइए, ये चंद्रगुप्त मौर्य के जब दरबार में आएंगे तो सब नया नया देखेंगे, बताइए, अलग से आए। इन्होंने जो कुछ भी देखा, उन्होंने जिस पुस्तक पे लिखा, उस पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका। लिख लो, मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई पुस्तक, मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई पुस्तक इंडिका है। मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई पुस्तक इंडिका है। और अगर कोई पूछे कि सर ये इंडिका, इंडिका शब्द कहां से आया, इसका नाम तो कुछ और हो सकता है। तो हम सभी को पता है कि भारत जो देश है, उसको माना जाता था कि जब ईरान से कोई व्यक्ति भारत आएगा या ईरानी साम्राज्य से कोई व्यक्ति भारत आता था तो सिंधु नदी क्रॉस करके आता था। और सिंधु नदी के लिए जो यूनानी है वो इसके लिए कौन सा शब्द यूज करते थे? इंडस। तो कहते हैं इंडस के उस पार का क्षेत्र, आज जो हम भारत के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग करते हैं ना, कहते हैं ये इंडिया शब्द इतिहास में जिन्होंने सबसे पहले यूज किया भारत के लिए वो यूनानी थे। और इसी इंडिया से जो वर्ड आया उसके लिए आज कंट्री के तौर पे नाम रखा जाता है। पुस्तक का नाम क्या लिखना है अपन ने? इंडिका। इस पुस्तक में जो खास बातें हैं उनको हम दो चार पॉइंट्स में लिख लेते हैं। लिखो, इंडिका में मेगास्थनीज ने, इंडिका में मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र का विस्तृत वर्णन किया है। पाटलिपुत्र का विस्तृत, डिटेल्ड डिस्कशन किया है, विस्तृत वर्णन किया गया है, जिसमें पाटलिपुत्र के किले को, अब ध्यान करिए, मैंने लास्ट क्लास में आपको ईरान में दो शहरों के नाम बताए थे, मैप में लिखा था, याद करो। सुरसा नाम, सुरसा राक्षसी का नाम था भाइयों। सूसा, क्या नाम था शहर का? सूसा। ख्याल लिख लो, चलो पहले लिख। क्या लिखा बने, बताओ कहां तक पहुंच गए? पाटलिपुत्र के किले को सूसा, SUSA, कहां था ये सूसा? ईरानी साम्राज्य, ठीक ना। और एक बतना, सूसा और एक बतना से भी अधिक समृद्धशाली बताया है, से भी अधिक समृद्धशाली बताया है। और जो लास्ट क्लास में नहीं थे वो ध्यान रखिएगा, सूसा और एक बतना नामक जो शहर है वो एंशियंट पर्शियन एम्पायर के हिस्से माने जाते हैं, ठीक ना।
और उनसे भी जो विशाल क्षेत्र है वो उन्होंने किसका बताया है? पाटलिपुत्र का। तो ध्यान रखिए, एक बात दिमाग में बैठा लीजिए कि अगर कोई पूछ ही ले कि बताओ इंडिका में सबसे अच्छी जानकारी हमें किसकी मिलती है, तो बताएंगे सर इंडिका पुस्तक में सबसे अच्छी जानकारी किसकी मिली है? पाटलिपुत्र। हाँ, पाटलिपुत्र के लिए इंडिका पुस्तक में जो शब्द यूज किया गया है उसका नाम है पालीब्रोथा। कौन सा शब्द? पालीब्रोथा। ये अलग से लिख लीजिएगा, यूनानी टर्म्स में ये सब थोड़े से यूज हो जाते। पाटलिपुत्र के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया गया है? पालीब्रोथा। पालीब्रोथा। पालीब्रोथा शब्द का क्या हुआ है प्रयोग? अब सुने, पेन नीचे रख दो, बहुत लिख लिया, सुनो। मेगस्थनीज साहब क्या लिखते हैं? मेगस्थनीज ये लिखते हैं कि जो पाटलिपुत्र का शहर था, पाटलिपुत्र शहर, वो एक विशाल परकोटे से घिरा हुआ था। इधर देखो बोथ साइड सब है। पाटलिपुत्र जो शहर था वो एक विशाल परकोटे से घिरा हुआ था। परकोटा मतलब बाउंड्री हुआ। जब आप सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ोगे ना, इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो सिंधु घाटी सभ्यता में भी ये बताया गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी बड़े शहर थे वो दो भागों में विभाजित थे, पश्चिमी टीला, पूर्वी टीला, जिसमें पश्चिमी टीला थोड़ा ऊंचाई पर था और पूर्वी टीला थोड़ा नीचे था। पश्चिमी टीला के चारों तरफ क्या मिली है? परकोटा, चार दीवारी मिली है, जिससे ये पता चलता है कि उसको सुरक्षा की दृष्टि से ज्यादा सुरक्षा दी गई होगी। इसी से अंदाजा लगाया गया वहां कि वो जो पश्चिमी टीला है वो शायद क्या रहा होगा? किला, फोर्ट रहा होगा। एक बात बताओ, आप आरबीआई के हेडक्वार्टर में जाओगे, एसबीआई की मेन ब्रांच में जाओगे, चारों तरफ बाउंड्री वॉल मिलेगी नहीं मिलेगी? हर हजार कोई घुस सकता है क्या जाके? बिल्कुल नहीं। लेकिन जो मिडिल या लोअर मिडिल क्लास का आदमी होगा, उसके जो घर होंगे उनका बस घर ही हो जाए बहुत बड़ी बात, चारों तरफ की सिक्योरिटी का मतलब ही नहीं है। तो ये क्या लिखते हैं कि चारों तरफ उसके क्या था? परकोटा। परकोटे को जैसे ही पार करके अंदर जाएंगे, एक बड़ी सी खाई थी, बड़ा सा एक ट्रेंच था, एक बड़ी सी खाई थी, और उस खाई को पार करके आप कहां प्रवेश कर सकते थे? पाटलिपुत्र में। खाई की लंबाई चौड़ाई तक लिखी है कि अगर खाई में कोई अगर गिर गया तो उससे निकल पाना बड़ा मुश्किल था। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में क्या लिखते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य हमेशा एक मतलब अस्त्र शस्त्रों से लैस महिला अंगरक्षकों से घिरा रहता था। चंद्रगुप्त मौर्य के जो बॉडीगार्ड्स थे उनमें जो मेन बॉडीगार्ड्स थे वो कौन थी? महिलाएं। जब चंद्रगुप्त मौर्य कहीं भी एक जगह से दूसरी जगह तक जाते थे तो कुछ लोग उनके पीछे पेड़ लेके चलते थे, सोच, जिसमें नेचुरली तोते होते थे, और वो हमेशा चंद्रगुप्त मौर्य के चारों ओर क्या लगाते रहते थे? चक्कर लगाते रहते थे। इन्होंने साफ साफ ये लिखा कि चंद्रगुप्त मौर्य के जो कमरे थे जिसपे इनका निवास था वो लकड़ी का बना हुआ था। ये मैंने आपको पहले भी बताया है कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो किला था, पाटलिपुत्र का जो किला था, पूरी तरह से किसका बना हुआ था? लकड़ी का। उसमें थोड़े बहुत पत्थर, लेकिन ज्यादातर लकड़ी का ही प्रयोग किया गया था उसपे। और उसमें साफ साफ लिखा गया चंद्रगुप्त मौर्य किसी भी कमरे में लगातार 2 दिन तक विश्राम नहीं करता था। चंद्रगुप्त मौर्य के लिए जो खाना परोसा जाता था, उस खाने को खाने से पहले पहले उसके सेवकों के द्वारा क्या कराया जाता था? चेक कराया जाता था, ताकि उसमें पॉइजन वगैरह की किसी भी संभावना को दूर किया जाए। तो ये जो सारी जानकारी हमें मिलती है वो कहां से मिलती है? इंडिका से मिलती है। हाँ, लेकिन इंडिका के कुछ फैक्ट ऐसे हैं जो दिमाग घुमा देंगे आपका। जैसे उन्होंने क्या लिखा है, बेसिक कुछ चीजें भी पढ़ेंगे। इंडिका में क्या लिखा है कि भाई भारत में दास प्रथा नहीं थी। उन्होंने सीधे सीधे कहा कि मौर्य वंश में हमें दास देखने को नहीं मिलते हैं, जबकि आचार्य चाणक्य की पुस्तक में अलग टाइप के दासों की संख्या कहीं ना कहीं लगभग 9 प्रकार के दासों की बात करी गई है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो पकड़ में आपको नहीं आएंगी, वो खुद चंद्रगुप्त मौर्य के समय में गस्तीज को पकड़ में नहीं आई। वो हम अलग से समझेंगे कि ऐसा इसने क्यों लिखा, क्या कारण था कि उसको दास नजर ही नहीं आए भारत में, जबकि भारत में दास हमेशा से रहे हैं और बकायदा अर्थशास्त्र में लिखा भी गया इसके बारे में। तो उस कहानी को हम समझेंगे, लेकिन पहले कुछ बेसिक लिख लेते हैं, हम नोट करके लिखो। इंडिका से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य बताइए। किसने लिखी है इंडिका? किसने लिखी है? किसने लिखी भाइयों? मेगस्थनीज कौन था? कौन था मेगस्थनीज? कांस्टेबल की तैयारी तो नहीं करता था बेचारा? हाँ, कौन था मेगस्थनीज? किसका राजदूत था?
सेल्यूकस निकेटर कौन था? सिकंदर का सेनापति था। इसने इसको राजदूत बना के किसके दरबार में भेजा था? चंद्रगुप्त मौर्य। इसने जो पुस्तक लिखी उस पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका में सबसे ब्रीफ जानकारी किसकी मिलती है? पाटलिपुत्रा के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया है? पालीव्रोथा। कौन सा शब्द? पालीव्रोथा शब्द। वैसे पालीव्रोथा पाटलिपुत्र में आप गलती नहीं करेंगे, नोट करके लिखिए। तो मेगस्थनीज ने इंडिका के माध्यम से, मेगस्थनीज ने इंडिका के माध्यम से पाटलिपुत्र और चंद्रगुप्त मौर्य के, पाटलिपुत्र और चंद्रगुप्त मौर्य की सुरक्षा से संबंधित, सुरक्षा से संबंधित अनेक तथ्यों को उजागर किया है। जैसे, डैश करके लिखते जाओ। जैसे, जैसे पॉइंट नंबर 1, सम्राट, सम्राट मतलब राजा, सम्राट जनता के सामने, फास्ट लिखेगा थोड़ा सा, सम्राट जनता के सामने अलग अलग उत्सवों में, ब्रैकेट में त्योहारों में, पेश होता था, त्योहारों में पेश होता था, जहां उसकी एक शोभा यात्रा निकाली जाती थी, जहां उसकी एक शोभा यात्रा निकाली जाती थी। आप देखिए जब सावन मास लगता है तो उज्जैन में देखिए शोभा यात्रा निकलती भोलेनाथ की, है ना? और उसमें आप अंदाजा लगा सकते हैं लाखों की भीड़ रहती है उनको देखने के लिए। मैं बिल्कुल यहाँ कंपैरिजन नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप शोभा यात्रा की तुलना आप बिल्कुल ऐसे ही कर सकते हैं कि जब चंद्रगुप्त मौर्य की शोभा यात्रा निकलती थी तो ऐसे ही लोग उनके दर्शन के लिए आते थे। आगे लिखो, चंद्रगुप्त मौर्य को एक सोने की पालकी में, चंद्रगुप्त मौर्य को सोने की पालकी में लाया जाता था। उनके अंगरक्षक, उनके अंगरक्षक बॉडीगार्ड्स सोने और चांदी से सजे हाथियों पर सवार होते थे। अब हाथियों को सोने और चांदी से सजाया गया था, जानवरों को जब इतना सजाया जा रहा है तो आप धन संपदा का अंदाजा भी लगा सकते हैं। इनके अंगरक्षक सोने और चांदियों से सजे हाथियों पर सवार होते थे। चंद्रगुप्त मौर्य हमेशा महिला अंगरक्षकों से घिरा रहता था। महिला अंगरक्षकों से घिरा रहता था। तो महिलाएं एकदम खुश हो जाए, है ना? सोचो कितना बिलीव रहा होगा चंद्रगुप्त मौर्य को कि उसने अपनी जो कोर सिक्योरिटी थी, वो कोर सिक्योरिटी उन्होंने किसको देके रखी थी? महिलाओं को। कुछ इतिहासकार तो ये भी कहते हैं कि इन महिलाओं में बहुत सारे थर्ड जेंडर के लोग मौजूद भी थे, बहुत सारे ऐसे लोग भी थे जो थर्ड जेंडर के थे, जिनकी सुरक्षा में रहते थे और हमेशा हथियार बंद रहते थे वो। तो समझ रहे हो, मतलब भौकाल समझ रहे हो उसको, कि भाई बैठा किसमें है? सोने की पालकी में। तो सोचो एक गुरु चेले को कहां पहुंचा सकता है? वहां शिकारी के यहाँ क्या खेल रहे थे? चोर सिपाही, जो भी ओरिजिनल का राजा बन गए। और बैठे किसमें है? सोने की पालकी में। इसलिए तलाश हर व्यक्ति को होती। गौतम बुद्धा जब निकले थे ज्ञान की प्राप्ति के लिए तो अलाल कलाम और रुद्रक रामपुत्र जैसे गुरु उनके बने। इसलिए जीवन में कोई एक व्यक्ति जरूर ऐसा होना चाहिए जिसके
कहीं ना कहीं आदेशों में हम या जिनके गाइडलाइन के हिसाब से हम काम करें, और हर व्यक्ति के जीवन की सफलता में कोई ना कोई गुरु उनका रहता है। कुछ जगहों पर उनके पेरेंट्स, माता-पिता उनके गुरु होते हैं, कुछ जगहों पर उनके शिक्षक गुरु होते हैं, कुछ जगहों में उनके दोस्त गुरु होते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, गुरु वही जो आपके जीवन जीने के तरीके को बदल दें, जो आपकी सोच को बदल दें, जिससे मिलने के बाद या जिसको सुनने के बाद आपके सोचने और बोलने के तरीके में परिवर्तन आ जाए। तो ये गुरु शिष्य परंपरा भारत की बड़ी पुरानी परंपरा रही है। आप किसी भी इतिहास के कालखंड को अगर आप उठा लें, आपको ये सिस्टम देखने को मिलेगा।